गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम इस अध्याय में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं। ये पर्यावरणीय प्रदूषण का दूसरा लेक्चर है। इससे जो पहले वाले लेक्चर था उसमें अपन ने पढ़ा कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा क्या होती है और प्रदूषक क्या होते हैं और प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं। और फिर प्रदूषण के प्रकार पढ़े थे अपन ने कि प्रदूषण जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। फिर अपन ने पीछे की जो कक्षा थी उसमें वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। एयर पोल्यूशन क्या होता है और एयर पोल्यूशन के वायु प्रदूषण के स्रोत क्या थे, सोर्स क्या थे, और फिर वायु प्रदूषण के जो मुख्य कारक हैं वो कौन कौन से थे। इसके बाद वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या है और फिर वायु प्रदूषण को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, ये अपन ने पिछली कक्षा के अंदर अध्ययन किया था। जो आज की जो कक्षा है उसके अंदर अपन जो नेक्स्ट जो पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट जो पोल्यूशन है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। तो जल प्रदूषण क्या होता है, आपको पता ही है कि स्वच्छ जल के अंदर कुछ अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं, है ना, और जल की जो गुणवत्ता है उसको ख़त्म कर देते हैं तो वो जल प्रदूषित हो जाता है। इसको जल प्रदूषण कहलाता है ना। अनावश्यक तत्व होते हैं, जैसे इस बुक के हिसाब से देखें स्वच्छ जल जीवन का आधार होता है और जीवदरी का जो प्रमुख घटक होता है, ये आपको पता ही है। और कई कारणों से जल में अनावश्यक जो अकार्बनिक पदार्थ, जैविक तत्व की उपस्थिति जल प्रदूषण कहलाता है ना। अनावश्यक पदार्थ चाहे कार्बनिक पदार्थ हो, चाहे अकार्बनिक पदार्थ हो और चाहे जैविक तत्व हो, यदि उपस्थित हो जाते हैं तो उसको प्रदूषित कर देते हैं। ये जल प्रदूषण कहलाता है और ये जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालता है और ये पीने योग्य नहीं होता है। यदि कोई पीता है तो उससे उस जीव को रोग उत्पन्न हो जाता है। तो वर्तमान संपूर्ण विश्व के अंदर जो शुद्ध पेयजल का जो संकट है क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पीने योग्य जो पानी है वो कम होता जा रहा है इससे, और जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषक पदार्थ हैं वो भी इसके अंदर मिल रहे हैं, तो जो पीने योग्य पानी है उसकी संकट गहरा रहा है। तो शुद्ध जो पेयजल होता है उसके जो भौतिक स्वरूप जो होता है आपको पता, स्वच्छ होता है। शुद्ध जल की यदि क्या पहचान होती है, आपको बोल दे कि बताइए आप स्वच्छ जल कैसे पहचानेंगे। स्वच्छ जल होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, स्वच्छ होगा, शीतल होगा, निर्मल होगा, गंध या स्वाद रहित होगा, उसमें किसी प्रकार की स्मेल और किसी प्रकार का स्वच्छ जल के अंदर स्वाद नहीं आता है। यदि कोई गंध आ रही है कोई स्वाद आ रहा है इसके अंदर, उसके अंदर किसी पदार्थ के कोई तत्व उसमें मिले हुए हैं। और रासायनिक रूप से जो पीएच होती है उसकी स्वच्छ जल की याद रखना, जो स्वच्छ जल की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7 से 8.5 होती है, मतलब न्यूट्रल पीएच होती है या कुछ बेसिक होती है ना, वीकली बेस होती है और इसके मध्य पीएच होती है। अब जल प्रदूषण के जो स्रोत एवं प्रकार है जल प्रदूषण के, है ना, वो क्या क्या हो सकते हैं। देखो, जल प्रदूषण कई कारकों स्रोत होते हैं। इन स्रोत में प्राकृतिक स्रोत है, मानवीय स्रोत भी माना जा सकता है। प्राकृतिक स्रोत का मानव का नियंत्रण नहीं होता लेकिन जल को प्रदूषित करते हैं। मानवीय स्रोत जो मानव उसके लिए जिम्मेवार है। जल प्रदूषण मानवीय स्रोत अंतर्गत प्रमुख जो स्रोत जैसे मल जल है, घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है, कृषि बहिस्राव, तापीय कारक है, जे तेल है, रेडियोधर्मी कारक है। ये प्रमुख जो स्रोत है इनका जो वर्णन अपन यहाँ पे बात करेंगे कि ये क्या करते हैं। जो मानवीय कारक है, मानवीय कारक का मतलब मानवीय स्रोत है। यदि मनुष्य इन चीज़ों को यदि पानी में मिला देता है तो वो जल जो होता है पीने योग्य नहीं होता और प्रदूषित हो जाता है। अब बात करते हैं जो इसके स्रोत है। सबसे पहले मल जल एवं घरेलू कचरा। आपको पता ही आजकल क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हर शहर में जनसंख्या बढ़ती जाती है, वहाँ पर सीवरेज की लाइन डाली जाती है। सीवरेज की लाइन डाली जाएगी, उसका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया जाता, वो सीवरेज का जो पानी होता है सीधे नदी में या कोई जलाशय होता है उसमें छोड़ दिया जाता है या जलाशय के आसपास छोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, जब बरसात वगैरह होती है तो वो जो गंदे जल होता है वो उसके जो शुद्ध जलाशय होते हैं उसके संपर्क में आ जाता है ना, और उनको प्रदूषित कर देता है। ज़्यादातर नदियों के प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ा है, इसी कारण से बढ़ा है। शहर की जनसंख्या और शहरीकरण तेज़ी से बढ़ा है जिससे यह समस्या गंभीर रूप धारण की जा रही है। मल जल में शहर की गंदगी, मलमूत्र आदि होती है, इस कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिसके फलस्वरूप मछलियाँ और दूसरे जीव जंतु मर जाते हैं। घरेलू मलमूत्र के निपटान की हमारे देश में कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया, जो सीवरेज है, जो मल जल जो या मलवाहित जो जल होता है शहर का, वो क्या होता है जलाशय में छोड़ दिया जाता है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो ये मान लो किसी जलाशय में पहुंच गया तो वहाँ पर कोई जीव जंतु रहते हैं तो उसको जाके भी
वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देगा, उसका प्रदूषण का, जिससे वहाँ के जीव होंगे वो और मर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये एक गंभीर विषय है। इसके बाद दूसरा आता है औद्योगिक कचरा। औद्योगिक कचरा की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो आजकल के जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट क्या करती है आजकल, जैसे भ्रष्टाचार फैल रहा है नॉर्म्स के अनुसार कि प्लांट की इंडस्ट्री खुलती जा रही है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसका इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होगा कचरा वो कहाँ डालोगे, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होना, उसको अपघटन करने के लिए कोई प्लांट नहीं बना, उसको सीधे ही या तो जल में डाल देंगे या और कोई तरीके से उसको यूज कर लेते हो, ताकि वो प्रदूषण कारण बनते हैं। तो आबादी उतनी तेजी से औद्योगिकरण बढ़ रहा है, औद्योगिक जल प्रदूषण वाला जो मुख्य कार्य से उद्योग मुख्य रूप से प्लास्टिक है, रबर है, पेपर है, साबुन है ना। और जो अत्यधिक जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं मात्रा में, उन प्रदूषण कारक धातुएं जो होती है कई मात्रा में जल में बढ़ जाती है। कैडमियम तथा पारे की जो बहुत ही विषाक्त धातुएं होती है अधिक मात्रा में पाई जाती है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट में अधिक मात्रा में कचरे में पाई जाती है। और ये ऐसी खुले रूप में क्या होती है, इनको जलाशय में छोड़ दिया जाता है। कैडमियम पारा जो विषाक्त धातुएं होती है, बहुत ही विषैली धातुएं होती है, और ये मनुष्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जो अपन आगे भी पढ़ेंगे। इसके बाद आती है कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स। कीटनाशकों का जो उपयोग फसलों के कीटों को बचाने के लिए बढ़ता जा रहा है। ये कीटनाशक मृदा में मिलकर वर्षा के पानी में बहकर जो DDT वगैरह है जलाशय में आ जाते हैं। अब मान लो किसी खेत के अंदर अपने कीटनाशक स्प्रे करते हैं, जब बरसात होती है तो बरसात से वो नाले से खेत का पानी बहता हुआ जलाशय के अंदर आ जाएगा, जलाशय का पानी को जीव जंतु पिएगा, तो उसके ऊपर भी कीटनाशक का जो हानिकारक प्रभाव होगा वो उत्पन्न हो जाता है। इस विषैले पानी की अत्यधिक कम मात्रा में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। इस प्रकार से ये है ना, इनकी मात्रा ज़्यादा होगी तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें, वो आता है आपके रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें, रासायनिक जो जैसे यूरिया वगैरह है, सारे केमिकल फर्टिलाइज़र जो फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, आर्टिफिशियल रूप से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाती है ना, अप्राकृतिक रूप से जो उसकी मृदा है उसकी उर्वरकता बढ़ाते हैं, जैसे नाइट्रोजन कारक वगैरह जो यूरिया है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, ये बहुत ही हानिकारक होते हैं, इनकी जो ज़्यादा मात्रा होती है जो बहुत ही हानिकारक होती है, तो ये प्राणियों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसलिए ज़रूरी हो कि इसके बचाव के लिए अपन जो प्राकृतिक जो उर्वरक है उनका अपन यूज़ करें, जैसे खाद वगैरह होती है उसका खेत में अपन जो बायो कंपोस्ट होती है, केंचुए खाद, उसका अपन यूज़ कर सकते हैं ताकि फसल भी अच्छी रहे और दुष्प्रभाव भी कम हो। उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है तापीय प्रदूषण, थर्मल पोल्यूशन। उद्योगों द्वारा गर्म जल क्या होता है, जब उद्योगों में तापीय थर्मल जो प्लांट होते हैं, कोई जैसे इसके अंदर गर्म पानी का ज़्यादा बॉयलर का ज़्यादा यूज होता है, तो गर्म पानी होता है उसको ठंडे करने के लिए, बॉयलर को ठंडे करने के लिए पानी का प्रवाहित किया जाता है, और वो पानी जब बाहर निकलता है और उसको सीधे जलाशय में छोड़ देते हैं, तो पानी क्या करेगा, गर्म पानी जब जलाशय के अंदर नदी के अंदर जाएगा तो वहाँ पर उसका तापमान बढ़ा देगा, और उसका तापमान बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ के जो जीव होंगे, जो मछली होंगे, जो भी कोई जीव होंगे वो मर जाएंगे, और मरने से उनके मरने से सड़ निकलने से प्रदूषण फैल जाएगा। इस प्रकार इसके बाद तेल प्रदूषण, ऑयल पोल्यूशन। महासागरों में बड़े टैंकरों को खनिज तेलों के रिसाव जल की सतह पर तेल की मोटी परत बन जाती है, इससे समुद्र जीवों को दम घुटने लग जाता है। अब क्या होता है, जैसे मान लो समुद्र है, जलाशय है, तो उनके ऊपर यदि मान लो कोई इंडस्ट्रियल जो ऑयल वेस्ट है उसको छोड़ देते हैं, और या कोई जलाशय के अंदर इसी प्रकार से कोई मान लो रिसाव हो जाता है, तो क्या होता है, एक लेयर बन जाती है, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन होती है उसका, जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, वो दम घुटने से जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जल प्रदूषण के दो दुष्प्रभाव वो क्या क्या है, देखिए आप, जल प्रदूषण है तो उसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। जल प्रदूषण के कई हानिकारक प्रभाव होते हैं, लेकिन कुछ जो हानिकारक प्रभाव निम्न है। मल जल से प्रदूषित जल में से टाइफाइड, अतिसार हो जाता है। टाइफाइड आप जानते ही हो, है ना, टाइफाइड वजह से बुखार होती है, उसमें बहुत ज़्यादा बार बुखार होती है, पसीना आता है, भूख कम लगती है, और डायरिया मतलब अतिसार, दस्त लगने से, पीलिया तथा हैजा भी हो सकता है जो दूषित पानी से। ये सारे के सारे बैक्टीरिया जनित रोग है, आपको बताइए, है ना, जीवाणु जनित रोग है, सारे के सारे जीवाणु क्या होता है, दूषित पानी होगा उसके अंदर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं वो आता है मानव मलमूत्र द्वारा दूषित मिट्टी से संसर्ग में आने से हुकवर्म का संक्रमण हो जाता है। यदि मानव मलमूत्र है, कोई खुले में मलमूत्र त्यागा गया है, वो जल के द्वारा जलाशय में अगर जल पीते हैं तो हुकवर्म होते हैं, है ना, जो एन कर्मी होते हैं, उन कर्मी के सेवन से उसके शरीर में चला जाएगा और उसको हुकवर्म रोग हो जाएगा। तीसरा है प्रदूषण जल से नहाने से वाइल्स रोग हो जाता है, वाइल्स डिजीज होती है ना, ये भी जीवाणु जनित रोग है। और सिस्टोसोमा बीमारी हो जाती है, त्वचा संबंधी कई रोग भी इसमें हो सकते हैं। इसके बाद आता है DDT, आप जानते हो DDT
अपन बात करी थी, है ना, DDT है, BHC है, DDT डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोथेन DDT, है ना, तो BHC बेंजिल हेक्सा क्लोराइड से संक्रमित जल पीने से गर्भवती जो महिला होती है उसका गर्भपात भी हो सकता है, मतलब शिशु की मृत्यु भी हो सकती है तथा गर्भवत शिशु से विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती है। एवोगिट ने ये प्रदूषक एक बार खाद्य श्रृंखला प्रवेश करने के बाद उपरांत इसकी मात्रा प्रत्येक आगामी पोषक स्तर में संगनता से बढ़ती थी। इस परिघटना को जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशंस कहते हैं। ध्यान रखना जैव आवर्धन क्या होता है कि मान लो जैव आवर्धन का मतलब है कि मान लो इन प्रदूषकों की DDT है, DDT की मात्रा अपने छिड़कते हैं तो किसी पौधे के अंदर वो DDT की मात्रा चलेगी। पौधे को यदि कोई खरगोश खाता है तो मान लो खरगोश के अंदर वो DDT की मात्रा वहाँ से वहाँ गई। अब खरगोश को मान लो कोई बिल्ली लोमड़ी खाती है तो लोमड़ी के अंदर वो मात्रा आ गई। तो इस प्रकार जैसे जैसे वो पोषक स्तर में इसका स्तर है वो खत्म नहीं होता, वो बढ़ता, क्योंकि अवेगिट नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये इसका विघटन नहीं होता, तो ये एक पोषक स्तर दूसरे पोषक स्तर में बढ़ती जाती है, इसकी मात्रा और बढ़ती जाती है साथ साथ में, इसको बोलते हैं जैव आवर्धन। औद्योगिक इस कचरे से यकृत गुर्दे तथा मस्तिष्क संबंधी बीमारियां भी हो जाती है। उपयुक्त वर्णित रोगों में अतिरिक्त प्रदूषित जल के मानव में अन्य रोग भी होते हैं। कौन कौन से, तो बहुत इंपॉर्टेंट देखो, पारा अपने बात की थी पहले, जो पारा विषाक्त धातु उसके योग से मिनीमाटा रोग हो जाता है, याद रखना। ये तंत्र का रोग है, इससे मनुष्य के पैर होठ जीभ सुन्न हो जाते हैं। बच्चों में लकवा मिर्गी रोग भी हो जाते हैं। सीसा युक्त जल से मांसपेशियों केंद्रीय नाड़ी तंत्र रोग हो जाते हैं। फ्लोराइड युक्त जल से हड्डियां दांतों के रोग उत्पन्न होते हैं, है ना, इसे, और जैसे नौकनी सिंड्रोम बोलते हैं, जैसे पैर होते हैं मतलब घुटनों से बाहर निकल जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं पैर, है ना, इस प्रकार से रोग हो जाता है फ्लोराइड युक्त। और फिर एक कैडमियम जो धातु है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। कैडमियम युक्त जल से हड्डियों का रोग जो हो जाता है उसको आउच या इटाई रोग भी बोलते हैं, याद रखना इस प्रकार से। अब जल प्रदूषण के अपन नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए इसमें नियंत्रण क्या किस प्रकार से करते हैं। तो जल प्रदूषण के नियंत्रण का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रभावी उपाय पारिस्थितिक तंत्र का स्थायीकरण है, मतलब पारिस्थितिक तंत्र को स्थायी करना। स्थायी करने का मतलब क्या होता है, सभी जो पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जीव है, जो घटक है वो संतुलित हो, है ना। इसमें से अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा में कमी, जो अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा में कमी हो, जैव भार पृथक्करण हो, पोषक तत्वों की प्राप्ति ज़्यादा हो, मत्स्य प्रबंधन ज़्यादा हो, तथा वातन या एरेशन मतलब वायु की मात्रा ज़्यादा हो। जल प्रदूषण होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति संगोष्ठियाँ मतलब सम्मेलन या कोई प्रतिस्पर्धा, जैसे अपन स्कूल स्तर की बात करें तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले लोगों के अंदर, उस प्रकार से ये गठित करनी चाहिए। अपशिष्टों का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए। यथावश्यक जल उपचार किया जाना चाहिए। समय समय पर जल निकायों और पेयजल की गुणवत्ता की सख्त जांच करनी चाहिए, मतलब टाइम जांच करते रहना चाहिए उस गुणवत्ता की, है ना, इस प्रकार से ताकि। दूसरा जो आता है अपने जो तीसरा प्रदूषण है वो ध्वनि प्रदूषण या शोर प्रदूषण है ना, आप जानते हो। जब अनावश्यक या अनिच्छापूर्ण महत्वहीन मूल्यहीन ध्वनि जिसे वातावरण में हानिकारक प्रभाव पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या आपको पता है, डेसिबल में मापन किया जाता है। इसकी ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापा जाता है। ध्वनि मापक यंत्र या अलार्म बैरोमीटर भी कहते हैं। ध्वनि की आवृत्ति जो होती है मनुष्य को सुनने योग्य होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है ना। वायुमंडल में 80 डेसिबल से अधिक होने की अवस्था में ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। आपको पूछ ले कि ध्वनि कितनी होनी चाहिए, तो 80 डेसिबल से ऊपर जो ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। सामान्य बातचीत की जो ध्वनि होती है आपको पता है 60 डेसिबल होती है, और जो तथा 90 डेबी से ऊपर ध्वनि मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। 120 तो प्रदूषण के श्रेणी की ऊपर की सीमा है ना। तो इस प्रकार से टेबल भी दी है, देखो केवल सुनाई देनी होगी। 15 डेसिबल की ध्वनि जो अपन सुन सकते हैं। शांत क्षेत्र होता है जो अपना, आप कहीं हॉस्पिटल में आप गए हो तो वहाँ पे लिखा है शांत क्षेत्र, वहाँ 30 डेसिबल की ध्वनि अलाउ होती है। सामान्य बातचीत की 60 डेसिबल की, राजमार्ग का जो यातायात होता है वो 60 से 80 डेसिबल होता है। चिल्लाने की जो आवाज़ होती है 90 डेसिबल। कारखाने की मशीन होती है उसकी 110 डेसिबल होती है। और SNA जो डीजे का जो शोर होता है वो कितना है, 130 डेसिबल होता है। जेट प्लेन की ध्वनि होता है 150। रॉकेट इंजन का जो ध्वनि होती है 180 डेसिबल होती है। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण के तो स्रोत कौन कौन से आपको पता है, कल कारखाने जैसे जैसे मशीनीकरण बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों की संख्या से क्या होती है, मशीन अब चलेगी तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे स्वास्थ्य का हानिकारक सिद्ध हो रही है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया कि न्यूनतम जो 60 से 80 डेसिबल की होनी चाहिए, लेकिन जो मशीनों की 120 से ऊपर होती है तीव्रता मशीन चलेगी तो वो हानिकारक होती है।
विमानों का शोर आपको पता है, जो बड़े शहर है तो बड़े शहरों के अंदर जो बड़े विमान चलते हैं तो विमानों की आपको पता है 100 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करती है। इनके शोर इतना तीव्र होता है कि हवाई अड्डों के आसपास, अब हवाई अड्डे तो हवाई अड्डे पर कभी तो प्लेन आता है कभी जाता है, तो कोई एक दिन की बात भी नहीं है, हर टाइम चलता रहता है। तो एक दिन की बात हो तो सहन कर ले, तो हर टाइम चलता रहता है, वो प्रदूषण कारण बनता है। इसलिए क्या होता है, हवाई अड्डों को शहर से दूर, काफ़ी दूरी पर बनाया जाना चाहिए। तो जो आसपास मकान उनमें इमारतों में दरारें पड़ जाती है, इनके पास रहने वाले व्यक्तियों की श्रवण शक्ति प्रभावित होने लगती है, सुनना की क्षमता कम हो जाती है और चिड़चिड़ापन भी होता है उनका। फिर आता है मोटर वाहनों का शोर। जब बड़े शहर है वो जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना ही क्या होता है, इनमें शोर भी बढ़ता जाता है ना। तो शोर जो गाड़ी वाहनों का इस प्रकार से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में इससे ज़्यादा प्रभाव। अब लाउड स्पीकर होता है, जनरेटरों द्वारा शोर होता है। आपको पता है जो लाउड स्पीकर चलते हैं ध्वनि प्रदूषण कारक बनते हैं। ध्वनि प्रदूषण काफ़ी वृद्धि हो रही है, फल विद्युत सप्लाई जो कम होती है तो वहाँ जनरेटर चलती है। फैक्ट्रियों, बाजारों में, घरों में जनरेटर का उपयोग किया जाता है, जो काफ़ी ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। इसके बाद शोर प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है। शोर प्रदूषण के जो बहुत ही जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, इनमें से कुछ निम्न है। मनुष्य की श्रवण शक्ति, मतलब सुनने की क्षमता कम हो जाती है पहले, है ना। फिर कई बार तो परमानेंटली वो बहरा हो जाता है। मनुष्य के स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। छोटी आंत, मतलब जो गैस्ट्रिक अल्सर भी होता है। भूख भी कम होती है। गर्भ शिशु में अत्यधिक ध्वनि से क्या होता है, एबॉर्शन, मतलब उसकी शिशु की मृत्यु भी हो जाती है। मनुष्य की जो कार्य क्षमता है उसकी कमी आती है। निंद्रा नहीं आती है रात को, और रक्तचाप भी बढ़ जाता है, बीपी, इरिटेशन से, चिड़चिड़ापन से। और शोर प्रदूषण निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, ये देखिए। शोर प्रदूषण निवारण नियंत्रण, कारखानों को होने वाले शोर नियंत्रित किया जाना चाहिए। उद्योगों, कारखानों शहर से बाहर होना चाहिए। हवाई अड्डे शहर से दूर होने चाहिए, ताकि पोल्यूशन, जो ध्वनि प्रदूषण कम पहुंचे शहर में। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला संघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा वृक्ष होते हैं तो क्या हो जाए, वो ध्वनि को अवशोषित कर लेंगे। लाउड स्पीकर, जनरेटरों का प्रयोग होना चाहिए, वो बिल्कुल बंद किए जाने चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के प्रति चेतना और लोगों को जागरूक करना चाहिए, बगैर काम के ध्वनि प्रदूषित ना करें। मृदा प्रदूषण, नेक्स्ट जो पोल्यूशन आता है वो आता है सॉइल पोल्यूशन और मृदा प्रदूषण। मृदा भूमि का भाग होती है और धरती को माँ कहते हैं। धरती को माँ इसलिए कहा जाता है कि सभी जीवों को पोषक पदार्थ जो होते हैं भूमि से प्रदान करती है, उपलब्ध कराती है। भूमि की ऊपरी सतह मृदा कहलाती है। और मृदा के जब भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण होते हैं जिनमें जीव जंतु पोषक उत्पन्न होते हैं, लेकिन जब इन भौतिक, रासायनिक और जैविक में ऐसा कुछ परिवर्तन हो सकता है जो मनुष्य पर या जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालता है, तो इसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के स्रोत या प्रकार की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं इसमें। पहला आता है घरेलू कचरा। घरेलू कचरा, भारत में अधिकांश शहर में घरेलू कचरे के निस्तारण की सही व्यवस्था नहीं है ना। जैसे भी शहरीकरण हो रहा है, लेकिन कचरे की निस्तारण की व्यवस्था नहीं है। कचरा यहीं कहीं डाल दिया जाता है। मृदा के मुख्य कारण बन रहा है जो प्रदूषण का। घरेलू कचरे मुख्यतः कांच होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, पॉलीथीन और रसोई में उत्पन्न जो घर कचरा होता है, ये जो अजैविक नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो होते हैं, तो कि उनका विघटन कभी होता ही नहीं है, तो वो पड़े रहते हैं कई सालों तक और मृदा में प्रदूषण के कारण बढ़ते हैं, है ना। दूसरा आता है औद्योगिक कचरा। अब जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिक बढ़ रहा है, औद्योगिकरण से शहरों का विकास तो हो रहा है ना, लेकिन क्या कहते साथ साथ में क्या कहते कुछ ऐसे प्रदूषित पदार्थ बनाते हैं जो क्या सीधे सीधे उनके निस्तारण तो करते नहीं और भूमि पर ऐसे डाल देते हैं, है ना। ट्रीटमेंट प्लांट तो इनके पास होता नहीं है, इनमें से कुछ होते हैं इधर उधर फेंकने से मृदा को प्रदूषित करते हैं। अब कृषि जनित कचरा है। कृषि जनित कचरा जो प्रदूषण का मुख्य कारण बन रहा है, क्योंकि हमारे देश में कृषि प्रधान है, 60 से 70% लोग जो कृषि पर निर्भर करते हैं। तो कृषि जो कचरा होता है, जन्य कचरा होता है, वो दो प्रकार का होता है, आपको पता ही है। एक जैव अपघटनीय होता है, जिसके अंदर सड़ी गली जो फसलें होती है, वनस्पति आती है, खतरनाक नहीं होती, इनका अपघटन आसानी से होता है। जैव अन अपघटनीय, इस प्रकार के DDT अपन ने बात करी थी, DDT होता है ना। और BHC होता है, एल्ड्रीन, हेप्टाक्लोर, डाईएल्ड्रीन, जो कीटनाशक आते हैं मिट्टी में दीर्घ काल तक पड़े रहते हैं और मृदा प्रदूषण के कारण बढ़ते हैं। प्लास्टिक के प्रदूषण, प्लास्टिक के द्वारा मृदा प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, क्योंकि आज प्लास्टिक लंबे समय तक अपघटित नहीं होती। इसका उपयोग लगभग ज़्यादातर उद्योगों में होता है। घरेलू सामान भी और पॉलीथीन के अंदर लेके आते हैं, उधर उधर डाल देते हैं, तो उनका अपघटन होता नहीं है, तो वो मृदा प्रदूषण का कारण बनती है। अब मृदा प्रदूषण के जो दुष्प्रभाव उसके क्या क्या है, देखो। मृदा प्रदूषण के प्रभाव जो अप्रोक्स रूप से
और परोक्ष रूप से देखे जाते हैं, डायरेक्ट देखे जाते हैं। इनडायरेक्ट रूप से क्या होता है, घरेलू मक्खी मर्दा यदि प्रदूषित है, मर्दा के अंदर कोई सड़ी गली पदार्थ पड़े हैं, कोई मल वेस्टेज पड़ा है, तो उसमें क्या होता है, को घरेलू मक्खी होगी जो विष्ठा पर बैठेगी, फिर अपने खाद्य सामग्री बैठेगी, जिससे कि डायरिया, डिसेंट्री, हैजा, मियादी बुखार आदि रोग उत्पन्न होते हैं। कॉकरोच जो घर के अंदर या बाहर कूड़े कचरे में रहता है, वो घर के अपने रसोई के अंदर रहता है, फिर वो खाद्य पदार्थ में उनको प्रदूषित कर देगा। इससे भी कई रोगों का खतरा, बीमारी होने के संक्रमण उत्पन्न होता है। मल जल का कृषि उपयोग होने में मर्दा के छिद्रों के भर जाने से मर्दा में वायु की कमी हो, जिससे फलस्वरूप मर्दा की उर्वरकता क्षमता कम होती है। अप्रत्यक्ष रूप से बात करें, ऐसे प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से बात करें तो ये क्या करता है, जैसे अंतःग्रहण से एलर्जी, दमा, आंतरशोध और संधि सोज, अर्थराइटिस, त्वचा संबंधी बीमारियां, घरेलू धूल जो क्षय रोग या टीबी तक इससे खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। अब मर्दा का नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, मर्दा प्रदूषण के नियंत्रण की बात करें तो क्या किस प्रकार से करते हैं। कचरे का समुचित, जो मान लो कोई भी इंडस्ट्री या उद्योग लग रहा है, सबसे पहले उसको यही शर्त होनी चाहिए कि भाई तेरे को कचरे का, या घर है तो भी ऐसा नियम बनाना चाहिए आपका कचरा उसका ढंग से निस्तारण करो, इधर उधर ना फेंको, है ना। इसके लिए दंडनीय अपराध भी बनाना चाहिए। किसी उद्योग को लगाने से, जैसे मैंने बताया कि उद्योग लगा रहे हैं, इंडस्ट्री को सेटल करा, तो उसको पहले भाई तेरा कचरा को उसके क्या करेगा, उसको किस प्रकार से निस्तारण करेगा, वो कहे भाई हम इस प्रकार से ये ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, इसको इस प्रकार से ख़त्म कर देंगे कचरे को, तब उसको आप NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करो, अन्यथा उसको मान्यता मत दो। स्वच्छ शौचालय का निर्माण प्रत्येक स्थान पर किया जाना चाहिए ताकि बाहर लोग मल ना करें। कृषि उपयोग में लिए जाने वाले कीटनाशक के स्थान पर जैव नियंत्रण के जो प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। जैव नियंत्रण के तौर पर जो बायोपेस्टिसाइड उनका यूज़ किया जाना चाहिए। स्कूलों को बच्चों तथा कॉलेजों में स्वच्छ वातावरण की शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि भाई किस प्रकार से अपने वातावरण को दूषित नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है नाभ के प्रदूषण एवं नाभ की अपशिष्टों का निस्तारण। न्यूक्लियर पॉल्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्टेज। देखो, नाभ की वीकेंड द्वारा फैले वाले प्रदूषण आशंका हमेशा ही बनी रहती है और ये प्रदूषण बहुत ही घातक होता है और इसका कोई इलाज भी नहीं है यदि फैल जाता है। परमाणु भट्टियों के ईंधन के रूप में अपने यूरेनियम और प्लूटोनियम, आपको पता ही है, पदार्थ यूज करते हैं। नाभ की विकिरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है और नाभ के ईंधन के जब जल जाने बचा हुआ जो कचरा होता है उसको नाभ की कचरा बोलते हैं और नाभ के कचरे के निस्तारण ढंग से नहीं हो तो ये भी कई बार समस्या का प्रदूषण कारण बनता है। परमाणु विज्ञान का एक महत्वपूर्ण, जिसमें द्वारा परमाणु बम बनाए गए हैं, परमाणु शक्ति संपन्न, जैसे अमेरिका, जर्मनी, रूस आदि है। 1945 में आपको याद हो तो अमेरिका ने परमाणु बम को जापान के नागासाकी, हिरोशिमा शहर पर गिरा के विनाश कर दिया। हमारा देश भी परमाणु परीक्षण कर परमाणु शक्ति बन चुका है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग अन्य कई महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे चिकित्सा, शोध अन्य में उपयोग किया जाता है। नाभ के विकिरण का हमेशा नाभ के प्रदूषण फैलने का खतरा बनाता है। ये प्रदूषण फैलाता है, अत्यंत घातक सिद्ध होता है। इसे मनुष्य के अन्य प्राणी वनस्पति हानिकारक प्रभाव पड़ता है। परमाणु घरों को हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कुछ परमाणु जो घर है उनमें दुर्घटना पहले से हो भी चुकी है। आयनीकृत जो विकिरण या दुष्प्रभाव, आपको पता है अल्फा, बीटा, गामा विकिरण ऊतकों पर हानिकारक प्रभाव डालती है, मतलब अल्सर उत्पन्न करती है, कैंसर का घातक उत्पन्न कर देती है, जिससे कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है। विकिरण के प्रभाव और जो होते हैं कायिक तथा जेनेटिक्स होते हैं। कायिक का मतलब होता है कायिक कोशिकाओं को, और यदि वो जो जनन कोशिकाएं हैं उनको या जेनेटिक कोशिकाओं को इफेक्ट भी कर सकती है। विकिरण की कायिक प्रभाव त्वचा के नष्ट, आंखों की मोतियाबिंद, यकृत, थायराइड, तिल्ली का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। विकिरण के द्वारा कई प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं। शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की विकिरण की मात्रा से प्रभावित है ना, विकिरण की कितनी मात्रा से प्रभावित है, मतलब कितनी ज़्यादा उस विकिरण से वो मिली है उसको। विकिरण जेनेटिक प्रभाव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देखा है। विकिरण से यदि कोई प्रभाव उत्पन्न हो जाता है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चलता रहता है, लेकिन इनका प्रभाव आगे आने वाली पीढ़ियों में देखा जा सकता है। प्रयोग सिद्ध हो चुका है, विकिरण जन कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिससे गुणसूत्र ट्यूमर क्षतिग्रस्त है, मतलब कैंसर का कारण भी इसे। नाभ के अपशिष्टों को निस्तारण कैसे करते हैं, देखो तो नाभ के अपशिष्टों को निस्तारण एक बहुत ही बड़ी समस्या है, निस्तारण गंभीर समस्या, लेकिन नाभ के विकिरण प्रभाव निम्न प्रकार से कम किया जाता है। परमाणु विस्फोटों को एकदम रोक लगा देनी चाहिए। सबसे पहले सभी देशों को मिलकर सम्मेलन करना चाहिए कि भाई परमाणु विस्फोट कोई भी नहीं करेगा जिससे विकिरण उत्पन्न ना हो, है ना। परमाणु बिजली घर में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के समुचित उपाय किए जाने चाहिए, सही बात है। रेडियो सक्रिय पदार्थ का रिसाव जो अनुज्ञेय सीमा में होना चाहिए, मतलब प्रतिबंध क्षेत्र में होना चाहिए, भाई कोई रिसाव ना हो। नाभ के जो अपशिष्टों का निस्तारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो। आपातकाल स्थिति में जनता को तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। देखिए अभी आप पता हो तो अभी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में जो गैस लीकेज, जो विषैली गैस लीकेज हुई थी, 2 किलोमीटर तक फैल गई थी। 2 किलोमीटर तक प्रशासन ने लोगों को हटा दिया था। मतलब ऐसी कोई स्थिति होती है तो वहाँ से लोगों को फटाफट हटाया जाना चाहिए, है ना।
परमाणु बिजली घरों के आसपास आबादी क्षेत्र नहीं होना चाहिए। परमाणु बिजली घरों के आसपास संघन वर्षारोपण होना चाहिए। यदि कैसा वीकेंड यदि वहाँ से रिसाव भी होता है तो जो फ्लक्स होते हैं जो वो अवशोषित कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये अपना जो टॉपिक था वो पर्यावरण